करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो। अब इन सब रेशो के फॉर्मूला तो पहले हमें मालूम होने चाहिए ना। मैं डायरेक्टली वर्किंग करता हूँ और फॉर्मूला साथ साथ लिखता चला जा रहा हूँ। हमारे पास करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बताइए करंट एसेट्स कितने दिए हुए हैं इसमें उसने? बनाना पड़ेंगे, ठीक है। 1/5 इसने कहा हुआ है कि करंट एसेट्स जो हैं उनमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1/5 है, इन्वेंट्री और डेटर 4/5 है, और हमें इन्वेंट्री और डेटर दोनों ही नहीं दिए हुए, तो इसका मतलब हमें पहले बनाना पड़ेंगे। तो चलो आओ बनाते हैं। अब हमें ये देखना है कि जी करंट एसेट्स में क्या कुछ शामिल है। उसने ये 3 बातें हमें बताई हैं। उसमें इन्वेंट्री शामिल है, उसमें डेटर्स शामिल है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शामिल है, ठीक है। आइए जी, हमें क्या डेटर्स का कलेक्शन पीरियड से कुछ मालूम हो सकता है? हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, सेल्स मिल सकती हैं। शाबाश। आओ जी, अब पहले डेटर्स कलेक्शन पीरियड के जरिए से काम को आगे लेके चलते हैं। अब मैंने माइंड मैप जो है ना वो नहीं बनाया, आपने खुद ही मुझे बता दिया है कि सेल्स मिल सकती हैं, ठीक है। कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेटर्स, शाबाश बेटा, डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। और सेल्स क्या हमारे पास होंगी? अब इसको फर्दर सेल्स मालूम कर रहे हैं आप। सेल्स हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अपनी परसेंटेज कितनी है? शाबाश, क्योंकि मार्जिन दिया हुआ ना, ठीक है, शाबाश। तो हमारे पास क्या आएगा? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है उसको उसकी अपनी, माशाल्लाह, अपनी फ्रैक्शन जो 75 से डिवाइड करें, और सेल्स की फ्रैक्शन 100 है। मार्जिन में सेल्स की फ्रैक्शन कितनी होती है? 100, और मार्कअप में सेल्स की फ्रैक्शन कितनी होती है? 100+% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये ज़हन में रख लो प्लीज। अब मार्जिन में सेल्स की परसेंटेज क्या होती है? 100, और मार्कअप में सेल्स की परसेंटेज क्या होती है? 100+% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और मार्कअप में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज क्या होती है? मार्कअप में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज होती है 100, और मार्जिन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज क्या होती है? 100 माइनस प्रॉफिट। अब तुम लोग इसको रट्टा लगाने की कोशिश करोगे, इंशाल्लाह लगा लो, मैं बता देता हूँ। नहीं, मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो, मार्जिन में सेल्स इक्वल्स टू 100% होती है, और मार्कअप में, मैं बल्कि ऐसे करके लिखता हूँ, सेल्स जो है मार्जिन में 100% है, और मार्कअप में 100% प्लस जीपी %। जो जीपी की परसेंटेज है वो ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मार्कअप में 100% होगी, और मार्जिन में उसकी जो 100% है माइनस जीपी %, क्योंकि मार्जिन में सेल्स 100% है ना, तो सेल आप सही कहते हैं, सेल्स माइनस जीपी कर।
बात को फॉलो किया आपने? अच्छा, अब एग्जामिनर को अल्लाह ताला ने एक हिस्स दी हुई है जिसको कहते हैं चालाकी। मैं अब आपके साथ वो चालाकी खेलने जा रहा हूं। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि जी मेरे स्टूडेंट ने इस चीज पे काबू कर लिया। उसको पता चल जाता है कि इस चीज पे काबू। अब वो कोई ऐसी चीज ढूंढेगा जिससे स्टूडेंट के सारे तोते भैंसे उड़ जाएं। एक तो तोते उड़ना, भैंसे भी उड़ जाएं उसकी। वो क्या? वो कहेगा जनाब सेल्स की परसेंटेज मार्कअप के केस में जबकि उसको लॉस हुआ। अब आप सोचो कि ग्रॉस लॉस अगर होगा तो ग्रॉस लॉस की परसेंटेज को इसके अंदर क्या करेंगे? अब बड़ी कॉमन सेंस है। लॉस का मतलब क्या है कि सेल्स कॉस्ट से कम है। कितनी लॉजिकल बात है, सेल्स कॉस्ट से कम है। लॉस का मतलब यही है ना, और कॉस्ट जो है वो सेल से ज्यादा है। तो इधर आप आ जाओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने मार्जिन के केस में, क्योंकि मार्कअप में तो उसने लाजमन 100% का ही होना है, भले लॉस है भले वो प्रॉफिट है। मार्कअप में कॉस्ट 100% है, मार्जिन में सेल्स 100% है। मसला आएगा अदर वे राउंड, तो आप इसको माइनस कर रहे होंगे सेल्स को, और इधर आप मार्जिन के केस में प्लस कर रहे होंगे ग्रॉस लॉस को, उसकी परसेंटेज को। अब ये बात लॉजिकल है, अब इसको अप्लाई करना। देखो बात क्या है, टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं ना, टीचर टिप्स बताया था, कुछ प्रैक्टिस हल्की सी कराया था। स्टूडेंट जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है उसके ऊपर अपने लॉजिक्स बनाता है, फिर अपने सिनेरियोज बनाता है, और वो अपने लॉजिक्स और सिनेरियोज बनाने में 2, 4, 5 मिनट लगते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। या कोई दोस्त 2-1 मिलके इकट्ठे कहते हैं अच्छा यार ये सिनेरियो कैसे करें, वो बूझ पे हिलियो नहीं होता, आपस में पहेलियां डालो इस पे, अच्छा अगर ऐसा सिनेरियो तो क्या होगा, ऐसा आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है, रट्टे से आप बाहर निकल जाते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, देखो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जितने क्लाइंट आपको मिलेंगे सारे प्रॉफिट्स वाले होंगे, कोई लॉस वाला नहीं होगा। अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लॉस वाला क्लाइंट आ गया तो आपको यार नहीं, मुझे तो सर ने प्रॉफिट वाला बताया हुआ था, ये होता है, मुझे लॉस वाला तो पता ही नहीं क्या होता है, क्या रह जाएगी वहां पर इज्जत? तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है ना। पर इतनी सी बात है, आज अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, कल बड़ी इज्जत होगी आप। ओके गुड। अच्छा जी, अब आप इसको अप्लाई करके मुझे बताइए कि आपकी सेल्स क्या आती है। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी ना, ये आपकी थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 66, 666, 667 ठीक है, ये आपकी सेल्स आ गई। ओके, अब यहां से बात को आगे बढ़ाएं। आपकी सेल्स डिवाइड बाय 365 डेटर्स आपने मालूम करने हैं। सॉरी सर अब करेंगे ना, अब तो 52 करेंगे, वीक्स में है। इधर वीक्स में है, हाँ शाबाश, गुड 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 गुड। अब आपने 52 करना है, शाबाश। यही वो बात है जो कि पिक करनी होती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपकी कलेक्शन पीरियड वीक्स में दिया हुआ है, तो 52 से आपने करना है। हमारे पास कलेक्शन पीरियड कितना है, 4 वीक्स, डेटर्स कितने हैं, 666, 667, सेल्स डिवाइडेड बाय 52 करें। आई एम सॉरी, डेटर्स नहीं है, सेल्स दिए हुए हैं, सॉरी अगेन, डेटर्स नहीं है, सेल्स दी हुई हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय 52। अब आप
उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास डेटर्स कितने आ जाते हैं 4 इंटू ये कितना आपने बनाया जिसको डिवाइड करके सिर्फ इस ब्रैकेट का आप बताइए 1820 तो डेटर्स कितने आते हैं आपके 2 पॉइंट चलो वो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं ठीक है फिर अब यहां से हम आगे चलेंगे हमारे पास क्या आगे डेटर्स आ गए इन डेटर्स को आपने लिख दिया यहाँ पे 51282 अब इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है अब इन्वेंट्री के लिए उसने क्या कहा हुआ है हमें डिक्रीज इन इन्वेंट्री दी हुई है ठीक है ओहो एक गलती हम कर गए ये नीचे पढ़ा लिखा ना सवाल पूरा पढ़े बगैर ही हमने काम करना शुरू कर दिया एक गलती हम कर गए क्रेडिट सेल्स उसने दी हुई है जब क्रेडिट सेल्स दी हो तो हमें यहाँ पर क्रेडिट सेल्स लेनी है बात को फॉलो किया हाँ टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट सेल्स हैं यहाँ पर आप 80% लीजिए क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 80% क्या था बेटे 533,333 डिवाइडेड बाय 52 क्या था बेटे 10256 और डेटर्स अब कितने बन गए हमारे 41025 बताओ यहां से बात समझ आ गई चलो ये 4102 ओके अब क्रेडिट परचेजेस उसके लिए उसने बड़ा एक स्मार्ट गेम खेली है अब मैं दूसरी वर्किंग की तरफ आ रहा हूं परचेजेस की वर्किंग की तरफ जिससे कि क्रेडिटर्स निकालने हैं आपको उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी दी हुई है 500,000 500,000 में आप इन्वेंटरी को एडजस्ट करेंगे तो आप पहुंचेंगे परचेजेस पे यस उसने ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी देने की बजाय उसने आपको कहा है इन्वेंटरी हमारी जो है वो ये डिक्रीज इन इन्वेंटरी 20,000 रुपए से है ठीक है जी अब आप मुझे बताइए डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम है ओपनिंग परचेजेस में ऐड होती है कि लेस होती है ऐड होती है तो यहां पर क्या होगी अगर मैं यहां पर इसको 20,000 को करूं अच्छा आप ठुस हो चलो मैं आपको ठुस नहीं होने देना चाहता मैं आपको रिलैक्स करना चाहता हूँ देखते हैं आप बताएं परचेजेस में ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या वर्कआउट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्कआउट होगी इस तरह कर लेते हैं
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 500,000। मैं क्या करता हूं, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज इन इन्वेंट्री दी हुई है तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है कि ओपनिंग इन्वेंट्री को वो रकम करके क्लोजिंग को जीरो कर दो। डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री तो क्लोजिंग को जीरो कर दो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री तो ओपनिंग को जीरो कर दो, वो रकम उधर लिख दो। अब आप देखो कि आपने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। वैसे ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको माइनस करते हैं। जब रिवर्स करेंगे तो ये ऐड वाली माइनस हो जाएगी, तो 480,000। तो मैं पीछे क्या करने जा रहा था, इसको माइनस ही करने जा रहा था ना, लेकिन उस वक्त खुश हो गए थे। ठीक है, इतना शार्प आपने माइंड को लेके चलना है। तो अगेन इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसमें कोई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं है, इसमें कोई एसेट्स लायबिलिटीज नहीं है, इसमें क्या है प्लस माइनस मैथमेटिक्स है। ठीक है, और वो भी कौन सा मैथमेटिक्स, 4th क्लास का या 7th क्लास का। तो कोई हाई फाई चीज नहीं है, इसको एंजॉय करो, यकीन करो। जब ये सिरा पकड़ा जाएगा ना, आपको वाकई से ये आसान लग जाएगा। और ये सिरा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर पकड़ना है। इनकम टैक्स के अंदर भी आपको मैथमेटिक्स ही तंग करेगा, अदरवाइज तो 2-4 रूल्स हैं। इनकम टैक्स तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, 2-4 रूल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ उसके 3 सुर हैं। कौन से 3 सुर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो मैं 12 सुर कहता हूं ना, उसमें 3 सुर है। कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। उसको भी कम कर दो, 2 रह जाते हैं, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। पढ़ रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग आजकल? ये सिर्फ उसके दो सुर हैं, 2 सुर, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। उनको आपने पकड़ना है कि उसमें कौन सी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है, कौन सी डायरेक्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट है। इन चीजों को आपने पकड़ना है। बाकी तो मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स भी बड़ा सादा वाला। ठीक है, चलो आप लोग की क्लास ओवररन हो गई यार, सॉरी। तो मिस प्रिया अभी आई है तो मैं पता चला कि क्लास तो, ओह सॉरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है आप लोगों ने। थैंक यू।